अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। नई आइनी तरमीम यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस कौन बनेगा, अब इसके लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। और अब असल में 3 जो जजेस हैं उनका पैनल आएगा, उनकी एक लिस्ट आएगी और उसमें से किसी एक का नाम मुंतखब किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से पूरे मनसूबे के तहत ये आइनी तरमीम ऐन मौके पर 11 आर्ट के ऊपर ये पास करवाई गई और इसका मकसद भी यही था कि ये अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ला सकें, अपनी मर्ज़ी का ये बंदा बिठा सकें, अपनी मर्ज़ी का अंपायर ला सकें, अपनी मर्ज़ी का ये आइनी बेंच बना सकें, अपनी मर्ज़ी के बेंच के सामने ये आइनी मुकदमात और सियासी मुकदमात लगा सकें और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकें। अब ये प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब टोटल इनके पास 12 से 24 घंटे मौजूद हैं। 12 से 24 घंटों के अंदर इन्होंने चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है या चीफ जस्टिस की नामजदगी करनी है और उसके बाद नया चीफ जस्टिस सामने आ जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर PTI की जानिब से इन आइनी तरामीम को चैलेंज कर दिया गया है। ये प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से मुकम्मल होगा, नया चीफ जस्टिस कौन होगा, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, ख़बर मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और सेकंड ये कि PTI की जानिब से इस आइनी तरामीम को चैलेंज कर दिया गया है। आइनी तरामीम के ऊपर अब स्टे आ जाना है और आइनी तरामीम अगर उड़ जाती हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, इसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। मैंने कुछ आइनी कानूनी माहिरीन के साथ बात की है, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है, ये सिर्फ इस मकसद के तहत की गई, इस मकसद के लिए की गई ताकि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ला सकें। अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने के लिए, अपनी मर्ज़ी का अंपायर लाने के लिए, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाने के लिए, अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये आइन के ऊपर, अदलिया के ऊपर हमला किया। और इसके अलावा कोई मकसद नज़र नहीं आता कि ये इन्होंने किस वजह से आइनी तरमीम पास की है। सिर्फ एक ही मकसद था कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ला सकें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली साहब इस बात का इशारा दे चुके थे और इमरान खान ने तो बरमला इस बात का इजहार कर दिया था कि जैसे 25 अक्टूबर आएगा, काजी फाइज ईसा रिटायर होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह आएगा, तो उसके बाद इस हुकूमत का खात्मा हो जाना है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना है, बल्कि जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनका भी ऑडिट करवाना है और वो केस भी खुल जाएगा, जिसकी वजह से हुकूमत को शदीद तरीन ख़तरात लाहक हो गए थे और हुकूमत ने अपने सर्वाइवल के लिए ये आइनी तरमीम पास करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल 11th आवर पे, जैसे 11th आवर पे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से 3 दिन पहले इमरान खान के ऊपर 3 मुकदमात की सजाएँ सुनाई गई, ठक 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 करके। बिल्कुल उसी तरीके से 3 दिन पहले नए चीफ जस्टिस की तैनाती से 3 दिन पहले ये तरामीम पास की गई। अब एक कमेटी बनाती है, पार्लिमानी कमेटी। वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। पार्लिमानी कमेटी के अंदर नून लीग के लोग भी शामिल कर दिए गए हैं, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, शाइता परवेज़ मलिक, और पीपल्स पार्टी से भी लोग आ गए हैं, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर। सेनेटर भी आ गए हैं, JUI के कामरान मुर्तज़ा, फ़ारूक एच नाइक और सेनेटर अली ज़फ़र PTI के। और कौमी असम्बली से जो PTI के मेंबर्स आए हैं उसमें बैरिस्टर गौहर खान और साहबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं। लेकिन PTI ने इस बात का ऐलान किया, PTI ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम इस पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट करेंगे, इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर शिरकत नहीं करेंगे और हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस अमल का हिस्सा ना बन के हम ये पैगाम देंगे, हम ये मैसेज देंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस को एक तो नहीं मानते और दूसरा इन आइनी तरामीम को भी नहीं मानते। खैर, आइनी तरामीम को तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर PTI की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है इन आइनी तरामीम को। अब बात यह है कि अगर 3 नाम आते हैं तो फिर आगे मामला किस तरह से चलेगा, ये बड़ा अहम तरीन मामला है। अगले 12 से 24 घंटों के अंदर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकालना है और इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि अगले 12 से 24 घंटों के अंदर इसका इंतखाब कर लिया जाए। हुकूमत तो पहले मनसूबा बना के बैठी है, हुकूमत का जो मनसूबा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस क्या करेंगे, 3 जजेस की जानिब से क्या फ़ैसला आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत का तो पहले से दिन से मनसूबा था, पिछले 6 महीने से, जब इनको नज़र आया कि अब बंद कमरों के अंदर जो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर,
وہ انہوں نے کھلے عام خط کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا، اور ایگزیکٹو کو بھی، حکومت وقت کو بھی ننگا کر دیا، اور ایون کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ننگا کر دیا، جس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ عدلیہ کو مکمل کنٹرول کیا جائے، اور خاص طور پر حکومت کے سروائیول کا جو مسئلہ بن گیا تھا اس لیے بڑا ضروری تھا کہ حکومت کو کنٹرول کیا جائے۔ اب 3 نام یہاں سے سامنے آئیں گے جس کے اندر یہ 3 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ نمبر 1 کے اوپر ہے جسٹس منصور علی شاہ، نمبر 2 کے اوپر ہے جسٹس منیب اختر، اور نمبر 3 کے اوپر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ ان کی ویسے کوشش یہ تھی، ان کا پلان یہ تھا کہ نیچے سے اگر ایک 5 ناموں کا پینل آتا ہے، 5 ناموں کی ایک لسٹ آتی ہے، تو اس میں سے ہم کم از کم نیچے سے کوئی نام لے سکتے ہیں جسٹس امین الدین خان کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا۔ ان کے ذہن میں یہ نام شامل تھے، لیکن اب کیونکہ 3 کے اوپر اتفاق ہوا ہے تو 3 نام یہ ہوں گے۔ ابھی بھی ان کا پلان یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی فیورٹ کے طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام آ رہا ہے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا تو یہ رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے ججز ہیں۔ تو یہ جائیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر۔ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ چوتھا 5واں جج لے کر آئیں گے، لیکن آئین کے مطابق، اس ترمیم کے مطابق بھی اگر جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر دیتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ میں انکار کرتا ہوں، میرے 2 سینئر ججز ابھی موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ جج بنا دیں، جسٹس منیب کو یا جسٹس منصور علی شاہ کو، تو پھر انہیں جسٹس منیب کی طرف یا جسٹس منصور علی شاہ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ دونوں سینئر ججز ہیں، بجائے اس کے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے انکار کی صورت میں نیچے سے کوئی تیسرا چوتھا بندہ لے آئے، چوتھا 5واں بندہ لے آئے جسٹس امین الدین خان کی شکل میں یا جسٹس نعیم اختر افغان کی شکل میں۔ تو ابھی بھی ان کے پاس محدود آپشن ہے، حکومت ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے، ابھی بھی یہ بند گلی کے اندر موجود ہے۔ تو آخرکار انہیں جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بطور چیف جسٹس لانا پڑے گا اس نئی آئینی ترامیم کے مطابق۔ اب آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک آئینی مقدمہ بن گیا ہے، اب یہ ایک سیاسی اور آئینی اور حکومتی معاملہ بن گیا ہے، اس وجہ سے پہلے آئینی بینچ بنے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کے اوپر اسٹے آ جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کو اڑا دیا جائے، آئینی ترامیم کو حرکت دیا جائے، آئینی ترامیم کو ختم کر دیا جائے۔ بہت زیادہ چانسز موجود ہیں، کیونکہ عدلیہ کے اندر جو ریئیکشن ہے، عدلیہ کے اندر جو رسپانس ہے، عدلیہ کے اندر جو اس کے حوالے سے تشویش اور تحفظات اور شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، عدلیہ اس کو کسی صورت بھی نہیں مانے گی، کیونکہ یہ براہ راست حکومت کی جانب سے آئین کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔